सभी को ग्रीटिंग। तो आज हम राष्ट्रपति की इमरजेंसी जो पावर है, आपातकालीन शक्तियाँ, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को ये पहले से ही पता है कि जो आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, यहाँ पे लिखी हुई हैं सारी। सबसे पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, जो आर्टिकल 352 के अंदर आती है। दूसरे वाली होती है राज्य की आपातकाल, जिसको आप स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, इसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है और ये आर्टिकल 356 के तहत आती है। और तीसरे नंबर पर वित्तीय आपातकाल, जिसको फाइनेंशियल इमरजेंसी भी कहा जाता है और इसका जो आर्टिकल होता है वो 360 होता है। यानी भारत के संविधान के अंदर आपातकाल जो शक्तियाँ वो 3 प्रकार की हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य की आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, 352, 356 और 360। तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको नेशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे किन कारणों से लगती है, क्या इसके फैक्टर हैं। सबसे पहला आपके सामने है कि विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण का मतलब ये होता है कि जब बाहर से कोई दूसरा देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर देगा तब ये राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। दूसरे नंबर पे होता है सशस्त्र विद्रोह, यानी हमारे देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब ये लग सकता है। पहले क्या था कि एक आंतरिक अशांति के आधार पर भी ये लग सकता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इस आंतरिक अशांति को हटा दिया गया है। अगर कोई भी विद्रोह सशस्त्र होता है यानी हथियारों के साथ होता है तभी हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। आंतरिक अशांति के आधार पर अब नेशनल इमरजेंसी नहीं लग सकती। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसमें संशोधन कर दिया था। ठीक है। अब सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाना होता है, मान लीजिए किसी दूसरे देश ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया है या हमारे देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो गया है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो उसकी जो सलाह देता है, सलाह देने का काम मंत्रिमंडल करता है और ये मंत्रिमंडल लिखित सलाह देता है। यानी जो मंत्रिमंडल है, आप लोगों को मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का डिफरेंस मैंने क्लास में ही बता दिया था। तो सलाह देने का जो काम करता है वो कौन करता है? मंत्रिमंडल। और उसे लागू करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। सलाह कौन देगा? मंत्रिमंडल। और लागू कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। आगे बढ़िए। उसके बाद आता है अनुमोदन। अनुमोदन का मतलब अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है सहमति देना। उसको अप्रूवल नहीं बोलते कि मैंने इस बिल को अप्रूव कर दिया है, मैंने इस बात को अप्रूव कर लिया है, यानी अनुमोदन कर दिया है। तो अनुमोदन तो सबको पता है कि कौन करेगा? संसद। संसद में लोकसभा और राज्यसभा करेंगे। अब एक बात आप समझिए क्या होता है। देखो, सबसे पहले अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया कि मान लीजिए एकदम से ही किसी ने वो कर दिया है, बाहर से आक्रमण कर दिया है या हमारे देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो गया है, तो एकदम से जो मंत्रिमंडल है वो एकदम से सलाह दे देगा और वो जो सलाह होगी वो कैसी होगी? लिखित। राष्ट्रपति उसे क्या कर देगा? लागू। राष्ट्रपति क्या कर देगा? उसे लागू कर देगा। ठीक है। जब राष्ट्रपति से लागू करेगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिक 30 दिन तक लगा रहेगा। वो अपने आप ऑटोमेटिक 30 दिन तक लगा रहेगा और 30 दिन के अंदर अंदर संसद को अप्रूवल देना होता है, संसद को सहमति देनी होती है। अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर संसद अगर सहमति नहीं देती है तो ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा 30 दिन के बाद। फिर से समझ लीजिए, अगर एक बार राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की सलाह पर अगर एक बार ये लगा दिया तो ये 30 दिन तक ही वैलिड रहेगा। अगर 30 दिन के अंदर अंदर संसद ने सहमति दे दी तो ये 6 महीने के लिए लागू हो जाएगा। तो कितने महीने के लिए लागू हो जाएगा? 6 महीने के लिए। अगर 30 दिन के अंदर अंदर सहमति नहीं दी तो ये 30 दिन के बाद अपने आप ही क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अब देखो, मान लीजिए कोई युद्ध है, वो 6 महीने तक नहीं चला, तो उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम कितने दिनों तक आगे बढ़ा सकते हैं? 6 महीने। और आगे कितने? 6 महीने। यानी 6 महीने करके इसको इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल एक बार राष्ट्रपति लागू करेगा, 30 दिन तक लागू रहेगा, संसद अप्रूवल दे देगी, 6 महीने तक लागू रहेगा और 6 महीने एक्सटेंड करके इसको इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद आगे बढ़िए। आगे आपके सामने है 352। देखो 352 ये क्या? देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लग जाती है वैसे ही हमारे जो मौलिक अधिकार है वो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। तो वो कैसे ख़त्म होते हैं, कौन ख़त्म होता है, कौन ख़त्म नहीं होता, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। देखो,
जैसे ही 352 लगता है तो ऑटोमेटिक 358 अपने आप लग जाता है। यानी 352 के साथ साथ 358 का लगना अनिवार्य है, कंपलसरी है, ज़रूरी है। जैसे ही 352 लगेगा साथ के साथ 358 आर्टिकल भी लग जाएगा। और 358 आर्टिकल ये कहता है कि जैसे ही 352 लगेगा तो 358 के तहत आर्टिकल 19 यानी जिसको संविधान की रीढ़ कहा जाता है, अनुच्छेद 19 जिसको संविधान की रीढ़ कहा जाता है, इसको पूरे को निलंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जैसे ही 352 लगा, 352 लगते ही 358 अपने आप ऑटोमेटिक लग जाएगा। और जैसे ही 358 लगेगा, 358 ये कहता है कि जो भारतीय संविधान की रीढ़ है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में आपने बहुत सारे सुने होंगे, बोलने की आज़ादी है, सभा बनाने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, ठीक है, कहीं पर आने जाने की आज़ादी है, कोई भी व्यवसाय कहीं पर जाकर बसने की आज़ादी है, ये सब आज़ादी आपने सुनी होगी इसके अंदर। तो ये सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। यानी आर्टिकल 19 का ख़त्म होना ज़रूरी है अगर 352 लगता है तो। अब आगे बढ़िए, देखो 359 क्या कहता है। 359 ये कहता है कि 20 और 21 को छोड़ दिया जाएगा। यानी 20 और 21, आप सभी को पता है कि 20 में क्या और 21 में क्या है। 20 में क्या, दोहरे दंड से छूट, और 21 में क्या, जीने की स्वतंत्रता, मरने की नहीं, ठीक है। तो ये कहता है कि भाई 20 और 21 को तो छोड़ दिया जाएगा, बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं, इनके अलावा जो बाकी मौलिक अधिकार बच गए हैं, उनको अगर राष्ट्रपति चाहे, यानी राष्ट्रपति चाहे तो हटा देगा, सस्पेंड कर देगा, निलंबित कर देगा, अगर नहीं चाहे तो नहीं करेगा। फिर से समझ लीजिए, 352 लगा, ऑटोमेटिक 358 लगा, 358 के लगते ऑटोमेटिक 19 ख़त्म हो गया। उसके बाद 20 और 21 ख़त्म नहीं होंगे। इसके अलावा जो बाकी बच गए हैं वो राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार है। राष्ट्रपति चाहेगा तो हटा देगा, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं हटाएगा। लेकिन 19 का हटना कंपलसरी है, 20 और 21 कभी नहीं हट सकते। अब देखो, अब बाकी जो बच गए ना मौलिक अधिकार ना, वो राष्ट्रपति, देखो मान लीजिए अब धार्मिक स्वतंत्रता आपने सुनी होगी। मान लीजिए पाकिस्तान ने हमला कर दिया जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में लोग नमाज़ पढ़ने लग जाएं सड़कों पे, या फिर भंडारे वगैरह करने लग जाएं, या फिर दुर्गा पूजा वगैरह करने लग जाएं, तो आप ये कहेंगे धार्मिक स्वतंत्रता है 25-26 में। तो 25-26 राष्ट्रपति चाहेगा तो इसको सस्पेंड कर देगा। 25-26 जितने भी धार्मिक स्वतंत्रता को बोल दिया सस्पेंड कर दो। यानी राष्ट्रपति ये कहता है कि भाई 19 तो अपने आप हटेगा, 20 और 21 कभी नहीं हटेगा। उसके अलावा बाकी जितने बच गए हैं, ये सिचुएशन डिपेंड करती है। अगर उनको हटाना अनिवार्य है तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, अनिवार्य नहीं तो उनको एज इट इज़ लागू कर दिया जाएगा। उम्मीद आप इतनी बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या होता है कि इसके इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं। इसके इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं, तो भाई राज्य सरकारों की नहीं चलती है, राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। राज्य सरकार बजट वगैरह, मतलब राज्य सरकार की तो हाथों से गया सब कुछ। राज्य, देखो आप सभी को पता है कि 3 प्रकार की सूची होती है, केंद्र सूची, संघ सूची, राज्य सूची। तो राज्य सूची के ऊपर क्या होता है कि राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो नेशनल इमरजेंसी जब लगेगी तो राज्य सूची के आधार पर राज्य कभी कानून नहीं बना पाएगा, ठीक है। उम्मीद इतनी बात समझ गए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कितनी बार लग चुका है, यानी 352 जो है वो केवल कितनी बार लगा, तो भाई ये केवल 3 बार ही लगा है। एक तो 1962 में लगा था जब चीन और भारत का युद्ध हो गया था। इसकी डेट भी आप याद कर लेंगे, कई पेपर में डेट भी पूछी जाती है कि 26 अक्टूबर 1962 को ये चीन, भारत और चीन का जब हुआ था, मैंने आपको बताया था कि 1959 में तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था। उनके गुरु दलाई लामा भारत में आ गए थे, उनको शरण दे दी थी भारत ने, तब ये 1962 में चीन का और भारत का युद्ध हो गया था। फिर 1971 में बांग्लादेश का इशू मैंने आपको पूरा डिटेल में बता रखा है, तब ये 3 दिसंबर 1971 को हुआ था, ये नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। उसके बाद 1975 में इंदिरा गांधी ने, यानी देखो 2 बार चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध में 2 बार बाहरी आक्रमण में जो ना ये इमरजेंसी लगाई है। एक बार इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर इसको लगा दिया था 25 जून 1975 को। तो नेशनल इमरजेंसी अब तक कितनी बार लगी है, 3 बार। 1962 भारत चीन का युद्ध, 1971 पाकिस्तान भारत का युद्ध बांग्लादेश का इशू के हिसाब से, 1975 इंदिरा गांधी ने लगा दिया था। तो उम्मीद है आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब देखो, अब हम चलते हैं सेकेंड जो इमरजेंसी है। एक और बात है आपको याद रखनी है कि देखो, ये खैर इसको मैं बता ही देता हूँ अभी।
ये आपको खुद कमेंट में करके बताना है। जब 1962 में इमरजेंसी लगी तो उस समय राष्ट्रपति कौन था, 1971 में लगी तो उस समय राष्ट्रपति कौन था, और 1975 में लगी तब कौन था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको बतानी है कि 1962 में कौन था, 1971 में कौन था, 1975 में कौन था। ठीक है, ये आपको तीनों बातें कमेंट करके बतानी है, इनसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं स्टेट इमरजेंसी पे। किस पे चलते हैं? स्टेट इमरजेंसी पे। उम्मीद आप समझ रहे होंगे। स्टेट इमरजेंसी कहती है आर्टिकल 356 के तहत राज्य आपातकाल, इसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। अब देखिए क्या क्यों लगता है, लगने की क्या प्रावधान है, कौन लगाता है, किसकी सिफारिश होती है, किसकी सूचना मिलती है, कौन अनुमोदन देता है, सारी बातें सीखेंगे। सबसे पहले आप आराम से यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा देखो आर्टिकल 355 क्या कहता है। आर्टिकल 355 कहता है कि राज्य में जो शासन होगा वो संविधान के अनुसार होगा। राज्य में जो राज्य के अंदर जो शासन होने वाला है वो किसके अनुसार होने वाला है? संविधान के अनुसार होने वाला है। अब देखिए संविधान तो क्या कहता है, आप सभी को पता है कि कोई भी जो सीएम बनता है उस पार्टी का सीएम बनता है जिसने बहुमत ले लिया है। जिसने क्या ले लिया? बहुमत। ये तो सबको पता होता है कि जो सरकार जिसकी बनती है जिसका बहुमत होता है। तो 355 ये कहता है कि जिस पार्टी का भी बहुमत होगा तो उसी पार्टी की सरकार बनेगी, उसी पार्टी का सीएम बनेगा। अब मान लीजिए कोई भी पार्टी बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई, अगर कोई भी पार्टी बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई तो किसी भी पार्टी का सीएम नहीं बनेगा। अगर किसी भी पार्टी का सीएम नहीं बनेगा तो उस कंडीशन में जो उस राज्य का जो शासन होगा वो सीधा राष्ट्रपति के हाथों में चला जाएगा। आर्टिकल 355 के तहत सरकार उसकी बनती है जिस पार्टी का बहुमत होता है, उसी का सीएम बनता है। अगर वो पार्टी बहुमत नहीं ले पाई है तो उसका शासन राष्ट्रपति के हाथों में चला जाएगा, इसलिए इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन है आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 ये कहता है कि कोई भी जो राज्य है वो केंद्र सरकार की बात मानेगा। कोई भी राज्य केंद्र सरकार की बात मानेगा। जैसे भी नोटबंदी में मान लीजिए कोई राज्य कहता, बिहार ही कहने लग जाए या आंध्र प्रदेश ही कहने लग जाए मैं तो नोटबंदी नहीं करूँगा, अगर नहीं करेगा, अगर मान लीजिए वो केंद्र सरकार की बात नहीं मानेगा तो वहाँ पर ये स्टेट इमरजेंसी लग जाएगी और वहाँ के जो सीएम वगैरह को या सरकार को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 365 ये कहता है कि भाई राज्य सरकार को केंद्र सरकार के निर्देश का पालन करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो उम्मीद आप इतनी बात समझ गए होंगे। जो राष्ट्रपति शासन है ये किन कारणों पे लगता है? तो ये दो कारणों पे लगता है। पहला तो अगर उस एक मिनट रुको, पहला ये है कि अगर उस एक मिनट पहला तो ये कहता है कि अगर उस राज्य के अंदर मान लीजिए उस राज्य के अंदर सरकार नहीं बनी, सीएम जिस पार्टी का भी कोई भी आदमी है वो कोई भी पार्टी बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई तो वहाँ पे सीएम नहीं बनेगा, सरकार नहीं बनेगी तो राष्ट्रपति शासन। दूसरा, राज्य सरकार केंद्र सरकार का निर्देश नहीं मानेगी तो भी राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अब देखो, अब मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लग गया। क्या लग गया? राष्ट्रपति शासन। अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो किसके पास आ जाती हैं? तो वो सारी की सारी शक्तियां राज्यपाल के पास आ जाएंगी। अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राष्ट्रपति वहाँ पे डायरेक्टली शासन नहीं करता, वहाँ पर डायरेक्टली जो शासन करता है वो राज्यपाल ही करता है। क्योंकि मान लीजिए एक साथ 2 या 3 राज्यों में इमरजेंसी लग जाए तो सभी को राष्ट्रपति थोड़ी ना संभालेगा। राज्यपाल को इसलिए वहाँ पे नियुक्त किया जाता है ताकि वो स्टेट इमरजेंसी में वहाँ का शासन संभाल सके। अब देखो, इसकी सूचना कौन देता है? राज्यपाल। किसी भी राज्य के अंदर कोई बहुमत नहीं बना या किसी भी राज्य के अंदर राज्य सरकार केंद्र सरकार की बात नहीं मान रही है तो इसकी जो सूचना देने का काम करता है वो कौन करता है? राज्यपाल। वो कौन करता है भाई? राज्यपाल करता है। अच्छा, ये जो राष्ट्रपति शासन है इसको लगाने का सलाह कौन देता है? मंत्रिमंडल देता है। लागू कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुमोदन कौन देता है? अप्रूवल कौन देता है? संसद देता है। अप्रूवल कौन देती है? संसद देती है। देखो,
सूचना किसने दी? राज्यपाल ने। सलाह किसने दी? मंत्रिमंडल ने। लागू किसने किया? राष्ट्रपति ने। अप्रूवल किसने दिया? संसद ने। और संसद कितने दिनों के अंदर अप्रूवल दे सकती है? 60 दिनों में। अब देखो, पहला हमने पढ़ा था वहाँ कितने दिन थे? 30 दिन, क्योंकि नेशनल जो इमरजेंसी होती है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है स्टेट इमरजेंसी से, इसलिए नेशनल इमरजेंसी को अप्रूवल देना ज़रूरी है जल्दी, इसलिए वहाँ पे 30 दिन थे। यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए संसद आराम से 60 दिनों या 2 महीने के अंदर अपना अप्रूवल दे सकती है। और इसकी जो अवधि होती है, एक बार अप्रूवल दे देगी तो उसके बाद 6-6 महीने तक ये लागू रहेगा, और ये 6-6 महीने तक 3 साल तक ही एक्सटेंड किया जा सकता है। वो 6-6 महीने तक इनफाइनाइट एक्सटेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी, लेकिन स्टेट इमरजेंसी 6-6 महीने तक, केवल 3 साल तक ही एक्सटेंड किया जा सकता है। अब देखो आगे बढ़ते। अब पावर किसके पास में चलेगी? राज्यपाल के पास में। अब देखो, जो बजट वगैरह किसी भी राज्य का बजट कौन करेगा? संसद करेगा। कानून कौन बनाएगी? संसद। यानी सब कुछ काम कौन करेगा? संसद ही करेगा। सारा किसके हाथों में आ जाएगा? संसद के हाथों में आ जाएगा। लेकिन एक बात क्वेश्चन ये याद रखना है कि केवल और केवल उस हाई कोर्ट का या उस राज्य की न्यायिक शक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर उसमें स्टेट इमरजेंसी लग जाती है। यानी उस राज्य के न्यायिक या जो हाई कोर्ट है या जो न्याय प्रणाली है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी सारा प्रभाव पड़ जाएगा। अब कुछ एक बातें आपको इसमें याद रखनी है। सबसे पहली बार जो स्टेट इमरजेंसी कहाँ लगी थी? पंजाब, जब ये पेप्सू था। और ये कब लगी थी? तो 20 जून 1951 को लगी थी। सबसे लंबी अवधि तक जो स्टेट इमरजेंसी लगी है वो जम्मू कश्मीर, सबसे लंबी अवधि तक है जम्मू कश्मीर। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आता है हमारा थर्ड नंबर वाला। थर्ड नंबर वाला है जिसको हम कहते हैं वित्तीय आपात। क्या कहते हैं इसको? वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इसको इमरजेंसी कह सकते हैं। ये कहाँ से लिया गया? यूएसए से। कहाँ से लिया गया? यूएसए से। बाकी के 2 कहाँ से लिए गए? जर्मनी से। बाकी के 2 कहाँ से हैं? जर्मनी से। और ये वाला कहाँ से लिया गया? यूएसए से। ये कब लगता है? जब देश में मनी कम हो जाए, जब देश में धन कम हो जाए, पैसा कम हो जाए, इनकम खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, पैसा ही ना बचे, तो वित्तीय आपातकाल लग जाता है। इसकी सलाह कौन देता है? मंत्रिमंडल। लागू कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुमोदन कौन देता है? संसद। अनुमोदन कौन देता है? संसद ही देता है। और समय कितना रहता है? 60 दिन। कई किताबों में 30 दिन आपको मिलेगा, जो कि गलत है। ये वेरीफाइड है कि 60 दिन ही होगा। अवधि एक ही बार, देखो एक ही बार में लग गया ना तो वो इनफाइनाइट तक लगा रहेगा। अगर एक बार राष्ट्रपति शासन ये आपातकाल लग गया ना तो ये इनफाइनाइट ही चलेगा। मतलब ये नहीं कि भाई 6 महीने, ये एक बार लग गया तो लग गया, अब इसको रोकना है बस। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है कि सैलरी सबकी काट ली जाती है, जो भी गवर्नमेंट जॉब में होता है सबकी सैलरी काट ली जाती है, बस राष्ट्रपति को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रथम माने जाते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं देश के। गवर्नमेंट जॉब में होता है सबकी सैलरी काट ली जाती है, टैक्स बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और ये याद रखना सभी को पता है कि नेशनल इमरजेंसी आज तक एक बार भी नहीं लगी। नेशनल इमरजेंसी आज तक एक बार भी नहीं लगी है। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है जो नेशनल इमरजेंसी है वो 3 बार लगी है और तीनों बार में अलग अलग प्रेसिडेंट कौन थे। तो मुझे लगता है कि इसमें रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये आपातकाल जो स्थिति है एक बार भी नहीं लगी है। ठीक है, आपातकाल जो इमरजेंसी है, आपातकाल, ये वित्तीय आपातकाल जो भी। तो आज की क्लास इतना ही रहेगी। थैंक यू फॉर टुडे।